सोचिए कोई बच्चा स्कूल जाए और गेट पर ही प्रिंसिपल उसे रोक दे और कहे तुम्हारी जाति ये है इसलिए तुम इस क्लास में नहीं बैठ सकते। एक पल के लिए उस बच्चे की जगह खुद को रख कर देखिए। ये सिर्फ दिल दुखाने वाला नहीं है, ये गैर कानूनी है। और यहीं पर भारतीय संविधान के सबसे शक्तिशाली पन्ने खुलते हैं। मौलिक अधिकार, हमारे फंडामेंटल राइट्स। आज की हमारी चर्चा इन्हीं अधिकारों की गारंटी पर है। ये सिर्फ किताबों में लिखी नियम नहीं है, बल्कि ये वो कवच है जो हर भारतीय नागरिक को एक सम्मान की जिंदगी जीने का भरोसा देते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन्हें सिर्फ कानूनी अधिकार न कहकर मौलिक क्यों कहा जाता है और ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम आते हैं। बिल्कुल। और आज हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें कुछ अकादमिक नोट्स भी हैं, एक मानवाधिकार संगठन का दस्तावेज है और कुछ बहुत ही सरल भाषा में समझाए गए लेख भी हैं। हमारी कोशिश इन अधिकारों की सिर्फ एक लिस्ट बनाने की नहीं होगी, बल्कि इनकी आत्मा को समझने की होगी। मतलब ये अधिकार क्या हैं, ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, और सबसे जरूरी, अगर कोई इन्हें छीनने की कोशिश करे तो इन्हें लागू करवाने की ताकत हमें कहाँ से मिलती है। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। इस शब्द मौलिक या फंडामेंटल में ऐसा क्या खास है? क्यों नहीं इन्हें बस अधिकार या लीगल राइट्स कह दिया जाता? ये एक बेहतरीन सवाल है और यहीं पर मतलब पूरा सार छिपा है। इसे ऐसे समझिए कि जो साधारण कानून होते हैं वो मिट्टी की दीवारों की तरह होते हैं। सरकार उन्हें अपनी नीतियों के हिसाब से बदल सकती है, गिरा सकती है, नया बना सकती है। लेकिन मौलिक अधिकार उस इमारत की पत्थर की नींव की तरह हैं। सरकार पूरी इमारत का रंग रोगन बदल सकती है, कमरे बदल सकती है, लेकिन उस नींव को नहीं हिला सकती। वाह, ये तो बहुत शक्तिशाली एनालॉजी है। मतलब इन्हें बदलना लगभग नामुमकिन है। नामुमकिन नहीं, पर हाँ बहुत बहुत मुश्किल है। इन्हें संविधान के भाग 3 में जगह दी गई है और इन्हें बदलने के लिए संसद में एक विशेष बहुमत की जरूरत होती है, जो आसानी से नहीं मिलता। इन्हें मौलिक इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये किसी भी इंसान के बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए जरूरी माने गए हैं। इनके बिना एक व्यक्ति पूरी तरह से विकसित नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात, ये न्याय योग्य हैं, जस्टिशिएबल हैं। अच्छा, यानी अगर सरकार भी इनका हनन करे तो आप सीधे अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास एक तरह का अधिकारों का सुरक्षा कवच है। तो इस कवच में मुख्य तौर पर कौन-कौन सी ढालें शामिल हैं? संविधान हमें 6 मुख्य मौलिक अधिकार देता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये एक लिस्ट नहीं है, बल्कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ एक सिस्टम है। ये आपस में एक दूसरे को संतुलित करते हैं। पहला है समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। ठीक है। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। हाँ। चौथा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। और छठा, जो इन सब को असलियत में ताकत देता है, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आपने कहा कि ये एक सिस्टम की तरह काम करते हैं। मतलब ये अकेले नहीं देखे जा सकते। बिल्कुल। जैसे बोलने की आजादी जो अनुच्छेद 19 में है, वो एक अधिकार है, लेकिन किसी के सम्मान से जीने के अधिकार यानी अनुच्छेद 21 को ठेस पहुंचाना उसकी सीमा है। तो ये अधिकार अकेले नहीं, एक पूरे इकोसिस्टम की तरह काम करते हैं। और यहाँ एक मजेदार तथ्य ये भी है कि पहले संपत्ति का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार था। हाँ, मैंने भी ये पढ़ा था। लेकिन 1978 में 44वें संशोधन के बाद उसे एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, तो इस सिस्टम के पहले हिस्से को समझते हैं, समानता का अधिकार। सुनने में तो सीधा लगता है कि सब बराबर है, लेकिन हमारे स्कूल वाले उदाहरण पे वापस जाएं तो ये कितना जरूरी हो जाता है। हाँ, और अनुच्छेद 15 सीधे सीधे कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक से सिर्फ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों, सड़कों जैसी सार्वजनिक जगहों पर जाने से किसी को इन आधारों पर रोका नहीं जा सकता। ये सामाजिक बराबरी की नींव रखता है। और हमारे एक स्रोत में उपाधियों के अंत मतलब अबलिशन ऑफ टाइटल्स का भी जिक्र था। इसका मतलब अब कोई खुद को राजाधिराज या महाराजा नहीं कह सकता। ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इसका मकसद क्या था? इसका मकसद बहुत गहरा है। ये उस सामंती और औपनिवेशिक सोच पर सीधा प्रहार था, जहां कुछ लोगों को जन्म के आधार पर दूसरों से ऊंचा मान लिया जाता था। संविधान बनाने वालों ने कहा कि अब से भारत में कोई भी व्यक्ति जन्म से विशेष नहीं होगा।
अब सिर्फ सेना और शिक्षा से जुड़ी उपाधियां जैसे डॉक्टर, प्रोफेसर या कर्नल ही दी जा सकती हैं। इसी तरह अनुच्छेद 17 जो छुआछूत मतलब अस्पृश्यता को एक दंडनीय अपराध बनाता है, वो भी इसी बराबरी के विचार को मजबूत करता है। सही बात है। ये दिखाता है कि संविधान सिर्फ कानून नहीं बना रहा था, बल्कि हजारों साल पुरानी सामाजिक बुराइयों को जड़ से खत्म करने की कोशिश कर रहा था। वाह, तो समानता का मतलब सिर्फ अवसर देना नहीं बल्कि पुरानी गलतियों को सुधारना भी है। ये तो हुई बराबरी की बात। अब आते हैं आजादी पर, स्वतंत्रता का अधिकार। ये तो बहुत बड़ा दायरा लगता है। बोलने की आजादी, कहीं भी आने जाने की आजादी। और ये उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है जितना हम सोचते हैं। इसका दिल है अनुच्छेद 21 यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। पहले इसका मतलब सिर्फ जिंदा रहने तक सीमित था, लेकिन समय के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या को इतना फैला दिया है कि ये आज मौलिक अधिकारों में सबसे अहम बन गया है। मतलब मेरे जीने के अधिकार में ही स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी शामिल है। ये तो कमाल की बात है। इसका मतलब अगर मेरे इलाके में प्रदूषण बहुत ज्यादा है तो मैं अपने इस मौलिक अधिकार के हनन का मामला उठा सकती हूँ। और यहाँ तक कि अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का अधिकार भी शामिल है। अच्छा। हाँ, ये एक जिंदा जागता अधिकार है जो समाज की जरूरतों के साथ साथ खुद को विकसित कर रहा है। ये तो अविश्वसनीय है। लेकिन अनुच्छेद 19 में भी तो कई तरह की आजादी दी गई है, जैसे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वो इससे कैसे अलग है? अनुच्छेद 19 नागरिकों को वो हथियार देता है जिससे वे लोकतंत्र में सक्रिय रूप से भाग ले सकें। इसमें 6 तरह की आजादियां हैं: बोलने और अपनी बात रखने की, शांति से सभा करने की, संगठन बनाने की, देश में कहीं भी आने जाने और बसने की, और कोई भी पेशा या व्यापार करने की। ये वो आजादियां हैं जो एक नागरिक को सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने की ताकत देती हैं। लेकिन स्रोत ये भी कहते हैं कि ये आजादियां असीमित नहीं हैं। इन पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। यहीं पर मुझे थोड़ा संदेह होता है, ये उचित कौन तय करता है? ये तो एक बहुत बड़ा लूप होल जैसा लगता है जिसका सरकारें गलत इस्तेमाल भी कर सकती हैं। आपका सवाल बिल्कुल जायज है और ये मौलिक अधिकारों के दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। देखिए, उचित क्या है ये तय करने की अंतिम शक्ति न्यायपालिका के पास है, सरकार के पास नहीं। अच्छा। सरकार देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता के नाम पर प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन अगर किसी नागरिक को लगता है कि प्रतिबंध उचित नहीं है तो वो अदालत जा सकता है। अदालत तय करेगी कि सरकार का लगाया गया प्रतिबंध जरूरत से ज्यादा तो नहीं है। यही वो संतुलन है जो व्यक्तिगत आजादी और समाज की जरूरतों के बीच बनाया गया है। ठीक है, ये संतुलन जरूरी है। अब उन अधिकारों पर आते हैं जो समाज के सबसे कमजोर लोगों के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करते हैं। हमारे स्रोत बाल मजदूरी और मानव तस्करी के खिलाफ अधिकारों की भी बात करते हैं। हाँ, अनुच्छेद 23 और 24 सीधे तौर पर मानवीय गरिमा की रक्षा करते हैं। अनुच्छेद 23 जो है वो मानव तस्करी, भीख मंगवाना और जबरन मजदूरी पर रोक लगाता है। बंधुआ मजदूरी भी इसी में आती है। बिल्कुल। और अनुच्छेद 24 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खदानों या किसी भी खतरनाक काम में लगाने से रोकता है। ये सिर्फ कानून नहीं है, ये उन लाखों लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जो शोषण के चक्र में फंसे हुए हैं। और इसी तरह अल्पसंख्यकों के अधिकारों का भी जिक्र है। ये भी एक बहुत संवेदनशील विषय है। बिल्कुल। अनुच्छेद 29 और 30 ये अल्पसंख्यक वर्गों, चाहे वो भाषा के आधार पर हों या धर्म के, उनके हितों की रक्षा करते हैं। उन्हें अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाने का पूरा अधिकार है। अनुच्छेद 30 तो उन्हें अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने और उनका प्रबंधन करने का अधिकार भी देता है, जैसे मदरसों या दूसरे अल्पसंख्यक संस्थानों की स्थापना। जी हाँ, वो इसी अधिकार के तहत होती है ताकि वे अपनी सांस्कृतिक और शैक्षिक पहचान को बनाए रख सकें। अब एक और अधिकार है जिस पर हमने अभी तक बात नहीं की। हाँ। और आज के भारत में ये बहुत अहम है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। हाँ, अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता की बात करते हैं। अनुच्छेद 25 हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसके अनुसार आचरण करने और उसका प्रचार करने की आज़ादी देता है, लेकिन ये भी असीमित नहीं है। सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर इस पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ भी सीमाएं हैं। बिल्कुल। मतलब ये कि आप अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं कि किसी और को नुकसान पहुंचे या समाज में अशांति फैले। संविधान धर्म को एक व्यक्तिगत मामला मानता है,
लेकिन साथ ही राज्य को सामाजिक सुधारों के लिए कानून बनाने की शक्ति भी देता है। तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है, अगर इनमें से किसी भी अधिकार का हनन होता है तो एक आम नागरिक क्या कर सकता है? ये अधिकार सिर्फ कागज पर ना रह जाएं, इसकी क्या गारंटी है? और यहीं पर वो अधिकार आता है जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। अनुच्छेद 32? हाँ, अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सिर्फ एक अधिकार नहीं है, बल्कि बाकी सभी अधिकारों का रक्षक है, एक मास्टर की जो बाकी सारे तालों को खोलती है। हृदय और आत्मा, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि इस अधिकार के बिना बाकी सारे अधिकार बेमतलब हो जाते। अनुच्छेद 32 हर नागरिक को ये अनोखी शक्ति देता है कि अगर उसके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सीधे सुप्रीम कोर्ट? हाँ, सीधे। उसे निचली अदालतों से होकर आने की जरूरत नहीं है। यही वो अधिकार है जो सुनिश्चित करता है कि ये अधिकार सिर्फ खोखले वादे नहीं बल्कि एक हकीकत हैं। और स्रोत बताते हैं कि अदालत इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए कुछ खास तरह के आदेश जारी करती है, जिन्हें रिट्स यानी रिट कहते हैं। ये सुनने में बहुत तकनीकी लगते हैं। इन्हें सरल भाषा में समझते हैं। वैसे तो अदालतें 5 तरह के रिट जारी कर सकती हैं, लेकिन 2 सबसे ताकतवर हैं। पहला है हेबियस कॉर्पस, जिसे हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। भारी भरकम शब्दों को भूल जाइए। इसका सीधा मतलब है जिस व्यक्ति को बंदी बनाया है उसे हमारे सामने लाओ। अच्छा। सोचिए, पुलिस किसी को बिना कारण बताए रात के अंधेरे में उठा ले जाए तो परिवार इस रिट के जरिए सीधे सुप्रीम कोर्ट से कह सकता है, हमारे व्यक्ति को सामने पेश करो और बताओ कि उसे क्यों और किस कानून के तहत पकड़ा है। ये तो नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। सबसे बड़ा। ये गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। ये तो सच में बहुत शक्तिशाली है। मतलब कोई भी किसी को यूं ही गायब नहीं कर सकता। बिल्कुल। एक और महत्वपूर्ण रिट है मैंडेमस, यानी परमादेश। इसका मतलब है हम आदेश देते हैं। ये तब जारी किया जाता है जब कोई सरकारी अधिकारी या संस्था अपना कानूनी कर्तव्य नहीं निभा रही हो, जिससे किसी नागरिक का अधिकार प्रभावित हो रहा हो। कोई उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, मान लीजिए आपको पासपोर्ट ऑफिस बिना किसी वैध कारण के पासपोर्ट जारी नहीं कर रहा है, तो आप इस रिट के जरिए अदालत से उसे अपना काम करने का आदेश दिलवा सकते हैं। तो ये रिट असल में न्यायपालिका के वो औजार हैं जिनसे वो संविधान की रक्षा करती है। तो हमने एक स्कूल के छोटे से उदाहरण से शुरू करके सुप्रीम कोर्ट के सबसे शक्तिशाली आदेशों तक का सफर तय किया। ये वाकई में एक डीप डाइव थी। हमने देखा कि मौलिक अधिकार सिर्फ किताबी बातें नहीं, बल्कि एक सम्मानजनक और गरिमापूर्ण जीवन जीने का व्यवहारिक ढांचा है। बिल्कुल। ये अधिकार भारतीय लोकतंत्र की नींव हैं। ये हर नागरिक को राज्य की मनमानी से बचाते हैं और न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे मूल्यों को असलियत में मजबूत करते हैं। ये एक वादा है जो संविधान ने हर भारतीय से किया है। स्रोतों में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि इन अधिकारों का पूरा फायदा तभी है जब नागरिक इनके बारे में जाने और इनके लिए खड़े हों। और यहीं पर एक सवाल मन में आता है, जिस पर हमारे श्रोताओं को सोचना चाहिए। क्या ये अधिकार हमें सिर्फ संविधान ने दिए हैं, या फिर इन्हें हर रोज, हर पल खुद के लिए और दूसरों के लिए सक्रिय रूप से हासिल करना और बचाए रखना हमारी भी जिम्मेदारी है?